Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वो बेंगलोर गए एंड वहां पर उन्होंने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे उनको फ्लैग ऑफ किया एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने दर्शाया कि किस तरह से भारत के अंदर आज के समय जो टेक्नोलॉजी बन रही है, हमारा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के समय की, तो उस समय भी जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स थे, जो भारतीय टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्लस एट द सेम टाइम हमारे इंडियन एयर फोर्स के जो चीफ थे, उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से 6 एनिमी प्लेन्स यानी कि 6 पाकिस्तान प्लेन्स को ऑपरेशंस के समय यहाँ पर मार गिराया गया था। तो भारत ने बहुत शानदार काम किया ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर। ऐसा यहाँ पे हमारा सामने जो डेटा है वो क्लियरली ये दिखा देता है एंड भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे काम करी है। दोस्तों अगर हम बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, तो बाबा साहब जी ने 4 बुलवॉक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं। एक ऐसे 4 संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं एक देश के संविधान को, डेमोक्रेसी को बचा के रखेंगे। उसमें उन्होंने बात करी थी सुप्रीम कोर्ट की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, यूपीएससी की एंड साथ ही साथ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की। अब दोस्तों इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो क्वेश्चंस उठे हैं उससे उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर और हमारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क रेज हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर कुछ सबूत यहाँ पे पेश करने की कोशिश करी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हार्ड एविडेंस दिया इस चीज का कि सेम पर्सन मल्टीपल बूथ में जा जाके वोटिंग कर रहा है। ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का फेक एड्रेस है, किसी का एड्रेस 0 लिखा हुआ है, कुछ एड्रेस ही नहीं है किसी का। किसी के एड्रेस में ऐसा देखा गया है कि वो एक छोटा सा कमरा है जहां शायद 2 या मैक्सिमम 3 लोग रहने भी मुश्किल है, वहां पर 80-80 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कोई ब्रूरी में रह रहा है। एक एड्रेस पे बल्क वोटर्स देखने को मिल रहे हैं। फोटोज इनवैलिड हैं। फॉर्म 6 से जो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे, जो पहली बार जो वोटर होते हैं, खासकर 18 से 22-23 साल वाले, उनके लिए वो फॉर्म होता है। वहां पर कोई 90 साल का, 80 साल का पर्सन वहां पे उस फॉर्म को पहली बार आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो वोट कर रहा है, और भी मल्टीपल जगह। अभी ये मुद्दा यहाँ पे न्यूज में आया ही था, इन्होंने अपने हार्ड एविडेंसेस दिए। जब इसके बाद कहीं ना कहीं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ, बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये जो आरोप थे ये सही साबित हुए हैं। अब देखना ये है इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या अपनी जवाब देता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ सेम मुद्दा एक तरह से बिहार में भी हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे कि बिहार में पिछले दिनों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ। अब उम्मीद तो ये थी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसा देखने को मिला है कि जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उनके ही 2 आईडी कार्ड्स हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो भी 2 जगह पे वोट डाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है हमारे सामने। अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर भी जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने उनका नंबर भी यहाँ पे जारी कर दिया है पब्लिक के अंदर, कि 2 जो नंबर्स है ना, उसमें आप नोटिस कर पाओगे, एक है 0853341 और एक दूसरा नंबर जो है 3939337। ये 2 नंबर उन्होंने जारी करके क्लियरली दिखा दिया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर ढंग से काम हुआ ही नहीं है। अगर बिहार के डिप्टी सीएम ही 2 जगह वोट डाल रहे हैं, तो भाई हमारा जो देश स्टैंड करता है, वन नेशन वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, वो कहाँ गया वो? ठीक है ना। अब ऐसा कहने के ऊपर जो बिहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने माना कि ऐसा है, उनके 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, पर उसके पीछे उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि मैंने तो अपनी तरफ से काम ठीक किया था, इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे मेरा जो दूसरा रिमूवल वाला प्रोसेस था वो करा ही नहीं। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने एक जगह पे उनका नाम ऐड कर दिया, पर उनका नाम पुरानी वाली जगह से हटाना भूल ही गए। तो ये देखो कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां होंगी। एक पर्सन 2-2 बार वोट करेगा, ठीक है, तो वो जो इक्वल वोट वाली बात होती है ना, कि चाहे मैं हूं, चाहे अंबानी जी हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर जी हैं, कोई भी इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, उनके वोट की सही कीमत और बराबर कीमत है। ये जो चीज है ना, ये हमारे डेमोक्रेसी का बेडरॉक है। ये चीज नहीं हिलनी चाहिए। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि हम अपने इलेक्शंस को, उसकी ट्रांसपेरेंसी और लेकर आए, फ्री एंड फेयर हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो। ये सबसे ज्यादा नीड आज के समय हमें देखने को मिल रही है। एंड जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करे इनके क्लेम्स को। दोस्तों डेट है आज की 11 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में।
स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि हमारा जो सीसेट का बैच है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड इस सीसेट बैच के अंदर यहाँ पर आपके सारे कंपोनेंट्स, चाहे वो क्वांट हो, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, रीजनिंग हो, हर एक चीज यहाँ पे इस बैच के अंदर यहाँ पे कवर की जाएगी। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपके डीपीपीस के माध्यम से प्रैक्टिस, आपके सेक्शनल टेस्ट, आपके फुल लेंथ टेस्ट, हर एक चीज यहाँ पे आपको कंपोनेंट यहाँ पे आपका कवर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर बैच का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इस पर्टिकुलर बैच के अंदर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। और साथ में ही अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है मेरिट ई स्कीम के बारे में। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। इट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन स्कीम। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल ये आएगा कि सर ये टेक्निकल एजुकेशन का अर्थ क्या होता है। देखो, कुछ ऐसी एजुकेशन और ट्रेनिंग होती है जो हमारे अंदर साइंटिफिक और इंजीनियरिंग नॉलेज को यहाँ पे प्रेजेंट करती है। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कुछ लोग हो सकता है बीटेक करे हुए हो। अब बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ना आप और अलग अलग तरह के आईटीआई के बारे में सुनते होंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उनमें भी बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, मशीनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग वाले कोर्सेज, अप्लाइड साइंसेज वाली चीज़ें, आपका बायोटेक हो गया, आपका नैनोटेक हो गया, है ना। इसी तरह से आपके जो आजकल सॉफ्टवेयर के अंदर काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स, ये सारे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। ये बीटेक के अंदर ना सब चीज़ें आ गई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, और जो अन इंजीनियरिंग होती हैं वो सारी यहाँ पे इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो एक्चुअली इसी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हम चाहते हैं क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च को हम यहाँ पे कैसे बेहतर करें, उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन। एंड उसी के लिए यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च करी गई है, मेरिट ई स्कीम। ठीक है, अब ये एक अपने आप में क्या होगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सारा का सारा जो पैसा होगा वो दरअसल में उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को। एक्चुअली इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए ना 4200 करोड़ रुपया यहाँ पे चाहिए होगा। अब इसमें से देखो जो पैसा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना है, स्टेट्स को कुछ नहीं देना। पर अंडरस्टैंड करो, इसमें आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी, पर जो आधा पैसा होगा ना वो दरअसल में वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाएगा। आधी फंडिंग वर्ल्ड बैंक अभी के लिए करेगा, फिर आगे जाके हम उसको यहाँ पे लोन इस तरह से वापस कर देंगे। तो 5 साल के लिए, यानी कि 2025 से लेकर 2030 के लिए ये आपकी जो स्कीम है ये यहाँ पे रन करने जा रही है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी यही बोलती है कि हमें कहीं ना कहीं हमें अपने यहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर हमें वहाँ पे रिसर्च की क्वालिटी वगैरह इंप्रूव करनी है, तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पे स्कीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा बताया जाता है कि ऐसी स्कीम से लगभग 7.5 बच्चों को एक तरह से रोजगार के स्किल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये बनता है कि उनके पास सिर्फ बीटेक कर लेना ही काफी नहीं है, बीटेक के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया होना चाहिए। तो ये सब जो रिसर्च वगैरह के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं ना, उससे उनको मदद मिलेगी। तो सभी स्टेट्स और यूटीज के जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, उनको यहाँ पे मदद मिलेगी। बाकी इसमें आईआईटीज, आईआईएम्स, ठीक है ना, हमारे जैसे रेगुलेटरी बॉडीज हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल बोर्ड फॉर एक्रीडिटेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। एंड आउटकम यही आएगा कि हमारे जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, उनके लिए हम डिजिटलाइजेशन स्ट्रेटेजीज बनाएं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गाइडलाइंस जो हों प्रॉपर हों, रिसर्च एंड इनोवेशन बेहतर हो पाए, ठीक है ना, एंड क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव हो पाए। तो यहाँ फोकस इस तरह से रहेगा कि स्टूडेंट फोकस्ड यहाँ पे मेजर्स रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप्स बच्चों को मिलेंगी, ठीक है ना। इंडस्ट्री के अलाइंड करिकुलम होगा। करिकुलम मतलब उनको क्लासेस में क्या पढ़ाया जा रहा है वो इस तरह से पढ़ाया जाएगा जो कहीं ना कहीं उनको बाद में रोजगार दे पाए। इंडस्ट्री अलाइनमेंट उसके साथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होंगे, रिसर्च हब्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी स्किल लैब्स यहाँ पे होंगी, लैंग्वेज वर्कशॉप्स वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे हम करे जा रही हैं। वुमेन फैकल्टी के ऊपर भी फोकस है। तो सारा कोशिश वही है कि किस तरह से हमारे टेक्निकल एजुकेशन को हम और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने उसी चीज की यहाँ पे बात करी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है कर्तव्य भवन। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्तव्य भवन को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया दिल्ली के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कर्तव्य भवन है क्या और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखो एक्चुअली में आपको एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर हम बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्रीज की, ठीक है,
हमारी मिनिस्ट्रीज जो सेंट्रल मिनिस्टर्स के ऑफिसेज हैं, ठीक है ना, तो इतने सारे हमारे ऑफिसेज हुआ करते थे ना, वो कहीं ना कहीं स्कैटर्ड थे, कोई ऑफिस यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इस तरह से हमारे दूर दूर ऑफिस हुआ करते थे। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इस तरह की मॉडर्न हम बिल्डिंग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी 10 बिल्डिंग्स बनेंगी और इन 10 बिल्डिंग्स के अंतर्गत ही हर एक जो भी हमारा सेंट्रल मिनिस्ट्री का जितना भी ऑफिस होगा ना, वो सारे इन्हीं में कंसोलिडेट हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, सारे ऑफिस इकट्ठे क्यों कर रहे हैं कुछ ही बिल्डिंग्स के अंदर, इनको क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप एक बात अंडरस्टैंड करो, जब एक ही जगह के ऊपर सारे के सारे ऑफिस होंगे, एक तो देखो आपके रेंट वगैरह बचेगा, जो भी आपका पैसा वगैरह लगता है, ठीक है ना, रेंट कह लो या मेंटेनेंस कह लो, वो कहीं ना कहीं उसका खर्चा जो होगा वो कम हो जाएगा। बाकी इससे ना, जब एक ही जगह के ऊपर आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस होंगे, तो आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगी। यही फोकस है। तो ऐसे हम 10 हमने प्लान की हुई हैं कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स। तो उसकी जो पहली थी उसका नाम आपको आपको कर्तव्य भवन देखने को मिल जाएगा। ये दरअसल में जो पार्ट है ना, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ही आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। तो इट हैज बीन डिजाइंड एज अ मॉडर्न ग्रीन हेडक्वार्टर, ताकि जो आपके मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं उनको हम यहाँ पे, वो यहाँ पे होंगी, एंड उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि हमें फायदा ही होगा आपस में, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और गवर्नेंस एफिशिएंसी उससे बेहतर हो पाएगी। तो इसका साइज आप नोटिस कर पाओगे, लगभग 1.5 लाख स्क्वायर मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। 7 फ्लोर, 2 बेसमेंट्स हैं, एंड यहाँ पर आप रूफ टॉप सोलर पैनल्स, मतलब बेसिकली ना ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जीरो डिस्चार्ज वेस्ट प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें अलग अलग हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा, ठीक है ना, एनर्जी एफिशिएंसी का हमने ध्यान दिया है, स्मार्ट आईडी हो गया, सेंट्रलाइज कमांड सेंटर। और एक इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, यहाँ इसको गृह फॉर सस्टेनेबिलिटी रेटिंग टारगेट है। मैं आपको समझाता हूँ। गृह जब हम बोलते हैं ना, इट स्टैंड्स फॉर ग्रीन रेटिंग, ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखो, क्या है ये? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। दरअसल में ना, हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने यहाँ पे रेटिंग सिस्टम बनाया है। एक्चुअली एक बिल्डिंग कितनी अच्छी है इन्वायरमेंट के हिसाब से, वो बात होती है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप रेदर देन, मान लो आपने एक ऐसी बिल्डिंग बना ली जिसमें कोई सूरज की रोशनी ही नहीं आती, तो भाई अगर ऐसा होगा तो आपके तो बिल्डिंग में पूरा दिन लाइटें जगनी पड़ेंगी, है ना। पर अगर आपने अच्छे से विंडोज वगैरह बनाई हैं, प्रॉपर लाइटिंग का उसमें फीचर है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी एफिशिएंट वो हो जाएगा, ठीक है, वेंटिलेशन अच्छा हो पाएगा। कैसा आपने मटेरियल यूज किया उसको बनाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। इसी तरह से रिसोर्स को कंजम्पशन सही ढंग से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वेस्ट जनरेशन कैसे इम्पैक्टेड है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कितना हो रहा है, उसके हिसाब से अगर आपकी चीजें बढ़िया है ना, तो आपको गृह अच्छी रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो सेम यही बात यहाँ पे कर्तव्य भवन के कॉन्टेक्स्ट में है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इससे आपकी गवर्नेंस एफिशिएंसी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री सारी एक ही जगह पे होंगी। एंड दूसरी बात, यहाँ पे लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपए के आसपास हर साल आपको सेविंग देखने को मिलेगी इन रेंट एंड मेंटेनेंस, एक बार 10 की 10 जो बिल्डिंग्स हैं फंक्शनल हो जाएं। तो अभी तो पहली हुई है, तो इस तरह से 2027 तक आपकी जो 10 जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी फंक्शनल हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी कर्तव्य भवन के रिगार्डिंग, जो क्लियर होनी चाहिए। आगे दोस्तों आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने देखने को मिलेगा, दैट इज योर स्टारफिश। स्टारफिश आप सब लोग समझते होंगे, पर अभी रिसेंटली न्यूज में पता क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में ना, हमें एक नोटिस करने को मिलता है एक डिजीज के बारे में। उस डिजीज का नाम क्या है? सी स्टार वेस्टिंग डिजीज। अब पहले ऐसा लग रहा था कि भाई जो इतनी सारी स्टारफिश की डेथ हो रही ना, शायद उसके पीछे कारण था आपके किसी ना किसी वायरस का। पहले ऐसा लग रहा था, पर अभी आज के समय हमारे पास जो नया रिसर्च आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, वायरस नहीं, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो बैक्टीनियसिडा बैक्टीरिया, ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है जो आज के समय इतनी ज्यादा हमें स्टारफिश की हमें डेथ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं एक्चुअली क्या है पॉइंट, कि नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के ऊपर जो 5 बिलियन से भी ज्यादा स्टारफिश की डेथ हुई है, उसके पीछे यही बैक्टीरिया माना जा रहा है। दैट इज वाई इट इज ऑफ सो मच ऑफ कंसर्न। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे, ये जो सी स्टार वेस्टिंग डिजीज है, ये दरअसल में आपकी एक फेटल कंडीशन है जिससे डेथ हो जाती है, और जिससे आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे लीजियंस, लीजियंस का मतलब होता है आपकी बॉडी पार्ट के ऊपर कोई इंजरी होना, कोई इलनेस होना, बाकी लिम्ब लॉस हो गया, ठीक है, जैसे इनका लॉस हो जाता है, इसका टिश्यू डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डेथ हो जाती है, ये सारे के सारे सी स्टार वेस्टिंग डिजीज के अंदर ही आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इसको वायरल या वायरस रीजन इसका माना जा रहा था, पर अब हमें यहाँ पे सामने डेटा आ चुका है और बैक्टीरिया इसका यहाँ पे आपको मेजर कॉज आपको देखने को मिलेगा।
बाकी इसके अलावा अगर आप इसको और समझने की कोशिश करें तो दरअसल में ये जो बैक्टीरियम है ना, ये एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो स्टारफिश के टिश्यू को डाइजेस्ट कर देते हैं, और डाइजेशन की वजह से उसका जो बॉडी है वो बहुत जल्दी यहाँ पे कोलैप्स होता हुआ देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्चुअली ना ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, क्योंकि इससे पता क्या होगा, कैटलिस्ट से कोई चीज तेज हो जाती है, तो एक्चुअली इससे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीजें दिक्कत दे रही हैं, और उस वजह से बैक्टीरियम की वजह से यहाँ पे इनकी डेथ हो रही है। लास्टली अगर हम बात करें, इससे अलग अलग तरह के स्टारफिश स्पीशीज को इम्पैक्ट किया है, पर जो सनफ्लावर स्टारफिश है उनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सनफ्लावर स्टारफिश दरअसल में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट सी स्टार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, एंड साथ ही साथ ये मोस्टली पैसिफिक ओशंस के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। लगभग 1 मीटर तक या 3 फीट तक ग्रो कर सकती हैं, इनकी 24 आर्म्स यहाँ पे हो सकती हैं। साथ में ही अगर हम बात करें तो ये सी अर्चिन्स की आपको टॉप प्रेडेटर देखने को मिल जाती हैं, यानी कि उनको कौन कंज्यूम करता है, वो यही आपको इनको कंज्यूम करते हैं, दैट इज योर स्टारफिश। सी अर्चिन बेसिकली एक तरह का एक मैरीन एनिमल ही है, ठीक है ना, जो एक राउंड शेप का या ओवल शेप का आपको देखने को मिल जाता है। एंड इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि इससे ना सनफ्लावर स्टारफिश होने से केल्प फॉरेस्ट की हेल्थ मेंटेन रहती है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे? देखो, जो सनफ्लावर स्टारफिश है वो किसको कंज्यूम करेगी? सी अर्चिन को। और सी अर्चिन कंज्यूम, अगर सी अर्चिन की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं हमारे केल्प फॉरेस्ट बेसिकली हमारे अंडर वाटर जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है ना, उनको हम बोलते हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल हो जाते हैं अगर सी अर्चिन की संख्या बहुत ज्यादा है। पर अगर सनफ्लावर स्टारफिश ने सी अर्चिन को कंज्यूम कर लिया तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे जो ये जो अंडर वाटर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो बचा रहेगा। अब मैंने आपको बताया कि इनकी तो डेथ बहुत ज्यादा हो रही है सनफ्लावर स्टारफिश की, तो इनकी संख्या कम, सी अर्चिन की संख्या ज्यादा, उससे आपके केल्प फॉरेस्ट के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ आज के समय हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई होप ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी बात रही सनफ्लावर स्टारफिश के आईयूसीएन स्टेटस की, तो आप नोटिस कर सकते हो कि उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का दर्जा यहाँ पे दिया गया है। तो ये कुछ बातें हैं विद रिगार्ड्स टू द स्टारफिश जिनके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने टॉपिक है दैट इज योर फर्स्ट एवर निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप सल्फाइड डिस्कवरी इन इंडिया। दोस्तों अगर हम बात करें ना, छत्तीसगढ़ के अंदर जो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये पर्टिकुलर डिस्कवरी या मिनरलाइजेशन आज के समय हमें होती हुई देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्या कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? द आंसर इज यस। इसका रीजन आप यहाँ पे समझिएगा। पहले तो आप उसका मीनिंग समझो कि ये निक्कर कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट का मीनिंग क्या है। दरअसल में एक ऐसा मिनरल डिपॉजिट जहां पर आपको निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा सल्फाइड फॉर्म के अंदर, एंड ये जो यूजली होता है ना, ये माफिक अल्ट्रा माफिक रॉक्स के अंदर होता है। दरअसल में जो माफिक और अल्ट्रा माफिक रॉक्स है ना, ये डिपेंड करता है कि उनमें सिलिका कंटेंट कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे कि माफिक के अंदर जो सिलिका कंटेंट होता है वो आपको रफली 45 से 50% देखने को मिलता है, जबकि अल्ट्रा माफिक के अंदर जो सिलिका कंटेंट है वो 45% से भी कम आपको देखने को मिल जाता है। तो माफिक अल्ट्रा माफिक रॉक उसी के ऊपर बेसिक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड उसी वजह से उनका कलर जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। तो उनमें आपको इस तरह के निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्लेटिनम ग्रुप के अंदर जो मैंने पीजी की बात करी ना, ये प्लेटिनम ग्रुप जो है, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आ जाता है? 6 रेयर एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इनके ज्यादातर डिपॉजिट्स आपको साउथ अफ्रीका, रशिया, कनाडा में देखने को मिलेंगे, पर जैसा मैंने आपको बताया कि भारत में भी कुछ कुछ जगह आपको ये देखने को मिल जा रहे हैं। अब इनसे फायदा क्या है? देखो फायदे कई सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निकल की अगर मैं यहाँ से बात करूं तो निकल आपको स्टेनलेस स्टील के अंदर इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। स्टेनलेस स्टील दरअसल में आपका आयरन बेस्ड अलॉय आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपके जो बर्तन होते हैं ना, वो नॉर्मली स्टेनलेस स्टील के होते हैं। क्यों? ताकि वहां पे उनमें जंग ना लगे, तो वो अलॉय, आयरन बेस्ड अलॉय आपको देखने को मिल जाएगा। क्रोमियम का एडिशन होता है उसके अंदर, ताकि जंग ना लगे, वो टफ हो, आपके बर्तन टूटे ना, है ना। तो वो सारी चीजें देखी जाती हैं। बाकी और भी अलग अलग अलॉयस के अंदर इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के अंदर भाई आपके निकल का इस्तेमाल होता है, जैसे लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट टाइप की जो होती हैं। एरोस्पेस अलॉयस के अंदर इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना। उस तरह से कॉपर का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, अलग अलग चीजों के अंदर यहाँ पे इनका इस्तेमाल भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ना
कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर आपके जो प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये आता है ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होते हैं? देखो आप लोगों ने ना अपने व्हीकल्स देखे होंगे, है ना? आपके व्हीकल्स के अंदर ना एक डिवाइस लगी होती है, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। उससे पता क्या होता है? उससे होता दरअसल में ये है कि आपके व्हीकल से कुछ गैसेस निकलनी होती हैं, हार्मफुल एमिशन वाली गैसेस। वो एटमॉस्फेयर से निकलने से पहले उनको जो कम कर देती हैं, उनकी मात्रा को कम कर देती हैं या फिर उस तरह की टॉक्सिक गैसेस को कन्वर्ट कर देती हैं इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस यूजिंग कैटलिस्ट। ठीक है, उनको हम बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। यानी कि एक तरह से एनवायरमेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए आपके व्हीकल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। ये आपके इंजन और एग्जॉस्ट पाइप के बीच में आपको लगे हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो बाहर अगर ये एमिट होगी तो दिक्कत आएगी, तो उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश यहाँ पे रहती है। तो एयर पोल्यूशन बेसिकली ये कम करता है और एमिशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के अंदर हमारी हेल्प करता है। तो उसमें आपके प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी क्रिटिकल मिनरल्स आप जानते होंगे, ऐसे मिनरल्स जो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो उन सब के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये अपने आप में ये जो निकल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप सल्फाइड की डिस्कवरी होना ये भारत के लिए काफी एक अच्छी बात आप यहाँ पे मान सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं तुवालू के ऊपर। देखो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक पर्टिकुलर कंट्री की यहाँ पे बात करी थी, दैट वाज नाउरू। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी। उसी के बिल्कुल साथ में आपको तुवालू कंट्री भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। दरअसल में ऑस्ट्रेलिया के नदन या नदन ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको एक कंट्री देखने को मिल जाती है तुवालू। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अब ये क्यों न्यूज़ में है? देखो जैसे नाउरू में भी मैंने डिस्कस किया था, सिमिलर आपको तुवालू में भी देखने को मिल जाएगा। तुवालू में दरअसल में दिक्कत पता क्या है? वही कि सबमर्जेंस हमें देखने को मिल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगले 25 साल के अंदर तुवालू का ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो ज़्यादातर ज़मीन है, वो यहाँ पे अंडर वाटर चली जाए। अब इससे डाउट ये आएगा कि भाई लोग कहाँ जाएँगे? अगर ये पूरा का पूरा देश, आप समझ पा रहे हो? पूरा का पूरा देश ही डूब जाएगा। 25 साल में काफ़ी मेजर हिस्सा डूब जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 70-80 साल के अंदर तो पूरा देश ही डूब जाएगा यहाँ पे। अब आज के समय यहाँ पर लगभग 11,000 के आसपास लोग रह रहे हैं। ठीक है? दुनिया का ना ये सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। सबसे छोटा तो वेटिकन सिटी है, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आपको तुवालू ही देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग कहाँ जाएंगे? ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे तुवालू ने सोच लिया है कि भाई जितने भी लोग हैं, पूरे के पूरा देश यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। पूरा का पूरा देश यहाँ पे उसका प्लान माइग्रेशन यहाँ पे करवाया जाएगा ताकि ये डूबने से पहले-पहले कहीं और जो लोग हैं, वो कहीं और यहाँ पे जा पाएँ। तो आप नोटिस कर पाओगे इसको पहले एलिस आइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता था और एक पॉलिनेशियन कंट्री है इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। इस तरह के 9 स्मॉल कोरल आइलैंड्स यहाँ पे बनी हुई हैं। बाकी देखो इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज तो आप समझ ही गए किस तरह से, सांता क्रूज आइलैंड है, वनातू है, ठीक है, नाउरू हमने डिस्कस किया है, किराबिती के साउथ में है, दैट्स फाइन। मतलब बट और चीज़ें आप यहाँ पे देखो, जैसे वाईक्यू अब इसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी जिसको हम फुनाफुती अटॉल के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स की बात करें तो नानुमंगा, नियातो एंड नियालकिता, ठीक है, ये आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो 9 आइलैंड्स है इस तरह से एंड आप नोटिस कर पाओगे कोई रिवर नहीं है और कोई खास कोई पॉइंट हायर भी नहीं है 4.5 मीटर अबव द सी लेवल। तो बहुत ही इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इनकी जो इकोनॉमी है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग और फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ लोग इनके वर्कर्स बाहर भी गए हुए हैं, वो भी यहाँ पे अपने घर पैसा भेजते हैं। बाकी जो आपके कोपरा एक्सपोर्ट्स होते हैं जो बेसिकली आपके कोकोनट के साथ लिंक्ड होते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। स्टैम्प सेल्स हो गया, फिशिंग लाइसेंस हो गया, उनसे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता है। पहले ये यूके कंट्रोल में था बट 1978 में इस कंट्री को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिलती है एंड यहाँ पर आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि ना आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर एक देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इस देश के बीच में एक ट्रीटी है। क्या ट्रीटी है? इस ट्रीटी का नाम है फेलिपिली यूनियन ट्रीटी। 2023 में ये ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई थी। अब इस ट्रीटी में डिसाइड पता क्या किया गया कि भाई धीरे धीरे करके ना तुवालू के लोग हैं, इनको यहाँ पे एक अच्छे ढंग से कंट्रोल्ड माइग्रेशन किया जाएगा टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया। हर साल 280 तुवालियंस जो होंगे उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंड उनको फिर अच्छा हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, जॉब्स ये सब मिलेगा ताकि कहीं ना तुवालू के जो लोग हैं जो आज के समय क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो आगे जाके उनको भी कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके एक अच्छी ज़िंदगी जीने का उनको एक मौका मिले।
इसीलिए कंट्रोल्ड एंड डिग्निफाइड माइग्रेशन के लिए यहाँ पे फिलिपिनो यूनियन ट्रीटी यहाँ पे 2023 में साइन करी जाती है। तो ये ट्रीटी का नाम भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है पीएम ई ड्राइव स्कीम। अब जब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले तो इसकी आप फुल फॉर्म इसकी भी आप देख सकते हो, दैट इज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। ये पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों। वैसे तो ये जो स्कीम है ना, ये 2026 तक चलनी थी, पर इस स्कीम के कुछ कंपोनेंट्स, ध्यान रखना सारे कंपोनेंट्स नहीं, कुछ कंपोनेंट्स इस स्कीम के 2028 तक कंटिन्यूड है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो, जैसे नाम में लिखा हुआ ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कहीं ना कहीं इसका फोकस भी यहाँ पे ईवीज और इस तरह के जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान है। अब होता क्या है, ये जो स्कीम है ये हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट्स दिए जाते हैं। किस तरह के बेनिफिट्स? देखो, दोनों की तरह के बेनिफिट्स, कस्टमर्स को भी बेनिफिट्स जो खरीदेंगे ईवी व्हीकल्स को, एंड उसी तरह से जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ईवीज बना रहे हैं उनको भी यहाँ पे हमारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो दोनों को यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत। या इनफैक्ट कोई अगर मान लीजिए देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर रहा है तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो एक्चुअली ना अलग अलग कैटेगरीज हैं आपके, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ठीक है ना, एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स, ई बसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अपग्रेडेशन ऑफ टेस्टिंग एजेंसीज, इन सब के लिए आपको यहाँ पे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। अब आप नोटिस करिएगा कि ये जो स्कीम थी ये 2026 तक चलनी थी, पर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे आपके ई ट्रक्स, ई बसेस, ई एम्बुलेंसेस, इन सब के लिए जो स्कीम है ना, अब ये 2028 तक एक्सटेंड कर दी गई है। इवन हमारी जो टेस्टिंग एजेंसीज है ना, इन सब के लिए भी 2028 तक यहाँ पे कर दी गई है। तो 2024 में स्कीम आई थी, हमने 2 साल के लिए रन करी थी 2026 तक, पर हमने कहा कि नहीं, इसके कुछ कंपोनेंट्स ऐसे रहेंगे जो 2028 तक चलते रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ई ट्रक्स, ई बसेस, टेस्टिंग एजेंसीज, ये सब, इवन ई एम्बुलेंसेज भी ये 2028 तक चलती रहेंगी। पर जो छोटी ईवी कैटेगरीज होती हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ये सब 2026 में ही यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। इनके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने 2024 में यहाँ पे इसको स्टार्ट किया था, एंड इस तरह से इसका जो फंड लिमिटेड आउटले है दैट इज ऑफ 10,900 करोड़। कहने का मतलब कि इतना ही पैसा मिलेगा। अगर आपने समय से पहले इस्तेमाल कर लिया तो बस वो स्कीम वहीं पे बंद हो जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, पर इसके अलावा भी और बहुत सारी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे भी मदद करती है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये सब भी है, बट मेजर रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोशिश यही है कि अलग अलग सेगमेंट्स में ईवीज का अडॉप्शन यहाँ पे बढ़े, देश भर में अच्छा हमारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, खासकर अर्बन एरियाज एंड नेशनल हाईवेज के ऊपर ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। साथ ही साथ डोमेस्टिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भारत के अंदर हो, इसके लिए हमारा फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम हमारा देखने को मिल जाएगा अंडर मेक इन इंडिया एंड द आत्मनिर्भर भारत। एंड कोशिश यही है कि लोगों के अंदर इसकी जो अडॉप्शन है, मास मोबिलिटी है, वो यहाँ पे बढ़ाई जा पाए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो स्कीम है केवल और केवल ईवीज जिनमें एडवांस बैटरीज हैं उनके लिए ही आपको ये एप्लीकेबल देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास के अंदर, एक तो था नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग। दोस्तों इसका जो IUCN स्टेटस की अगर हम बात करते हैं ना, तो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलता है, ना कि वनरेबल। इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। दूसरा कह रहा है कि नाउरू के अंदर एकमात्र लैंडलॉक फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? क्या वो आपका लेक विक्टोरिया है? नहीं। देखो, ये तो अफ्रीका की तरफ हम चले गए, यहाँ हम नाउरू इधर बात कर रहे हैं सेंट्रल पैसिफिक की। तो यहाँ पर आपको बॉर्डर लगून जो है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं बल्कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करता है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। एंड लास्ट स्टेटमेंट की बात करें शी लीड्स के रिगार्डिंग, तो यस, दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।